भाई सबसे काबिल मंत्री है नितिन गडकरी साहब, जिनके नाम पर ये सरकार जानी जाती कि वो उनका विभाग कोई काम करता है। लेकिन आपने देखा कि उन्हीं के विभाग कम कर दिए गए, उन्हीं के बजट घटा दिए गए। तो ये सरकार अपने तरीके से काम करती है। सब अधिकारियों के थ्रू काम होता है। पीएमओ सबसे पावरफुल है, सारे फैसले पीएमओ में होते हैं, या अमित शाह जी क्या होते हैं। केवल दो लोग जानते हैं क्या होना है, क्या करना है, और उसमें से कोई काम मजबूरी में किसी मंत्री को थमा दें कि अच्छा इस काम को आप करके दिखाइए, तो वो अलग बात है कि उतना काम उस मंत्री को मिल जाए। नहीं तो किसी मंत्री के पास कोई काम नहीं है। सर यहाँ पर क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं, मेरा सवाल एक इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि मैंने जो जिक्र किया कि किस तरह से तमाम मंत्री जो हैं उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात आज की तारीख में की जाती है तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कहाँ पर जाकर के स्टे कर गई। मतलब अब ये विनीता, ये सवाल आपने पूछा था, लेकिन कुछ मुद्दे और ले लिया मेरे साथ में, दर्शकों को बताने के लिए। दरअसल इस सरकार में कोई मंत्री है ही नहीं, सिर्फ दो ही मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है। सारी ताकत दो के हाथ में। बाकी किसी के पास सिर्फ उतनी ताकत है जितना उनको आदेश दिया जाता है कि ये काम आप कर लीजिए। अगर कृपा कर दी जाती है कि इतना काम आप भी कुछ कर लीजिए, उतना काम मंत्री कर लेते हैं। अन्यथा मंत्री सिर्फ अपनी गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं और सिर्फ इस सुख में मस्त है कि वो मंत्री हैं। इससे अधिक उनके पास कोई हैसियत नहीं है। तो जब हैसियत होगी ही नहीं उनके पास, स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उन पर आप नंबरिंग कैसे करेंगे, उनका आकलन कैसे करेंगे? ये कैसे तय होगा कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया? उनकी परफॉर्मेंस के फैसला कौन करेगा? और मंत्रिमंडल इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देश की सरकार बहुत बड़ी सरकार है। इसमें कोई इक्का दुक्का का लोग काम नहीं कर सकते। और लोकतंत्र का तरीका है कि लोकतंत्र में चुने हुए लोग सरकार चलाएं, ब्यूरोक्रेट न चलाएं। ब्यूरोक्रेट सिर्फ आदेश माने और आदेश को क्रियान्वित करें। लेकिन इस सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया है। इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को ही सारी ताकत दे दी सरकार चलाने की, जो इनके फ्यूचर एजेंडा का एक पार्ट है कि जब ये तानाशाही का सरकार चलाएंगे उसका पार्ट है। उसको अभी से ये देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर सकता है। तो उसमें फिर किसी मंत्री के बारे में हम बात करें कि उसको बजट मिला या नहीं मिला, उसके बजट कट कर दिए गए तो मंत्री बोला क्यों नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं बेचारों की। वो तो बस सब मजबूर लोग हैं, सारे मंत्री लोग। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में मंत्री हैं, सबके सब मजबूर हैं। भाई सबसे काबिल मंत्री है नितिन गडकरी साहब, जिनके नाम पर ये सरकार जानी जाती कि वो उनका विभाग कोई काम करता है। लेकिन आपने देखा कि उन्हीं के विभाग कम कर दिए गए, उन्हीं के बजट घटा दिए गए। तो ये सरकार अपने तरीके से काम करती है। नितिन गडकरी साहब के ऊपर चूंकि आरएसएस का भी हाथ है, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उनको कम से कम उतनी तरह से प्रताड़ित ये नहीं कर पाते। दूसरा, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इतनी करके दिखा दी है कि उनको ये रोक नहीं पाते हैं। लेकिन बाकी किसी की कोई हैसियत किसी मंत्री की है नहीं, इसलिए किसी का आकलन करना हमारे आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है ही नहीं। जी विनीता। तो आप ये कह रहे हैं सर कि बजट घटाया तो मतलब क्या पीएमओ अपने अंडर लेके चल रहा है? उनकी मंत्रालय तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, बस उनको लेट डाउन करना था। नितिन गडकरी साहब क्योंकि बहुत पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए उनको लेट डाउन करना था। लेकिन एक सीमा से ऊपर लेट डाउन कर नहीं सकते थे, क्योंकि संघ का हाथ भी उनके साथ है, तो उससे ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन उन्हीं के मंत्रालय में सीनियर ऑफिसर हैं जो एनएचएआई के चेयरमैन भी हैं, आईएएस जो है 95 बैच के संतोष यादव, उनको तो कोई बड़ा पद भी मिलने वाला है। तो मतलब फिर ऐसा कैसे, मतलब मंत्री और अधिकारी में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि ये सरकार अधिकारियों के बूते पे चल रही है। मैंने पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इरादा भविष्य में, अगर इनका पूर्णकालिक बहुमत आ जाए, पूर्ण सरकार इनके अकेले की चलानी पड़े, जिसको फांसीवादी सरकार शब्द में बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, उनका जो वो तरीका, उसका जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम यही है कि तानाशाह होंगे, ब्यूरोक्रेट नाम की चीज होगी जो इनके हाथ की कठपुतली होगी, जो इनके आदेश पर चलेगी। उनके साथ पैरेलल आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी उन्हीं के साथ पदाधिकारी बना दिया जाएगा और वो उनके ऊपर निगाह रखेंगे और वो उनके साथ पैरेलल निर्णय लेंगे। तो उस तरह की व्यवस्था इनके दिमाग में है। उसी को इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग के तौर पर ये अभी से उसका काम कर रहे हैं कि क्या हम मंत्रियों को बाईपास करके, संसद को बाईपास करके, संस्थाओं को बाईपास करके हम सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। ये इनका उस भविष्य का योजना का प्रयोग मात्र है। इसको मान के चलिए कि ये प्रयोग कर रहे हैं। जी विनीता। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि मंत्रालयों में जो अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट पीएमओ टच में रहता है, अपने काम कराते हैं, अमित शाह टच में रहते हैं, अपने काम कराते हैं, और जो मंत्री हैं उनको कोई लिबर्टी नहीं है अपने बजट को इस्तेमाल करने की, ढंग से काम करने की, आप ये कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल लिबर्टी नहीं है, केवल तो दो लोग हैं। क्योंकि खबरें ये भी आती हैं कि ऊपर पूरी रिपोर्ट अधिकारियों के थ्रू ही मंत्रियों की जासूसी के तौर पे, अब तो स्ट्रेट जासूसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली अधिकारी जाकर के सब बता देते हैं। सब अधिकारियों के थ्रू काम होता है।
पीएमओ सबसे पावरफुल है, सारे फैसले पीएमओ में होते हैं, या अमित शाह जी क्या होते हैं। केवल 2 लोग जानते हैं क्या होना है, क्या करना है, और उसमें से कोई काम मजबूरी में किसी मंत्री को थमा दें कि अच्छा इस काम को आप करके दिखाइए, तो वो अलग बात है कि उतना काम उस मंत्री को मिल जाए, नहीं तो किसी मंत्री के पास कोई काम नहीं है। तो सर ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि उद्घाटन करने, फीता काटने और भाषण देने के अलावा काम नहीं है किसी। क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास सिर्फ सलामी का अधिकार है कि वो सलामी ले लेते हैं, बाकी सारे फैसले पीएमओ करता है। तो सर ऐसे कि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्टिव होकर काम करने की, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट टू एनवायरनमेंट जुड़े हुए हैं, मामले ऐसे हैं। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, ग्रामीण विकास के मामले हैं, एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला है। इस तरह के तमाम मंत्रालय हैं जिनकी बहुत जरूरत है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपके किसी डिबेट में शायद कहा था, ब्लू कॉलर जॉब के बारे में बात की थी मैंने, और मैंने कहा था कि सर्विस सेक्टर खत्म होता जा रहा है, एआई बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर निपटेगा, उसकी नौकरियां कम होगी। अगर बहुत एडवांस में बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने नहीं सोचा, चाहे वो फैक्ट्रियां छोटी छोटी लगे, एमएसएमई टाइप की क्यों ना लगे, और उसका हमने बहुत तेजी के साथ जाल नहीं फैलाया, तो भारत बहुत गहरे संकट में फंस जाएगा। मेरी बात ये लोगों को, आपके दर्शकों को याद रखनी चाहिए आने वाले समय के लिए, कि अगर ये सब नहीं किया गया, इस पर तत्काल बड़ा और कड़ा फैसला नहीं किया गया, और बहुत तेजी के साथ निर्णय लेकर के इन कामों को नहीं किया गया, तो आने वाले समय में भारत बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंसेगा। जी विनीता। बिल्कुल सर, क्योंकि एक पुराना स्ट्रक्चर अगर हम समझें और आज की तारीख में भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें, तो ये तमाम मंत्री शपथ लेते हैं और देश के लिए बड़े फैसले लेने की बात करते हैं, और ऐसे फैसले इनके लिए बनाना ज़रूरी है, ऐसी स्ट्रैटेजी इनके लिए बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। सिर्फ फ्री बीज बांटने से काम ना हो, बल्कि उनको नौकरी मिल सके, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम चला आया है, लेकिन अभी अगर यहाँ पर इन्हीं मंत्रियों की जासूसी या इनकी चुगली करके अधिकारी अपनी प्रमोशन पाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है चीजें कहाँ जाएंगी? वर्ष होगी, बुरी होंगी। और विनीता जी, अभी आपने जो फ्रीबीज की बात किया, 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? नकारा बनाने के लिए। गांव में लोगों को लेबर नहीं मिल रही है, खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और वो अनाज इतना ज्यादा होता है कि वो बैठ के खाना खा रहे हैं, और अनाज बच जाता है उसको बेच के शराब पीने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों को हम जानते हैं, हम लोग ऐसे तमाम लोगों को देखते हैं जो आते हैं और इधर अनाज बेचते हैं, उधर शराब की दुकान पर चले जाते हैं। तो आखिर हम समाज को बना क्या रहे हैं? अरे उनसे मेहनत मेहनत कराने के बदले वो 5 किलो अनाज दे देते, कोई सड़क बनवाते, कोई पुल बनवाते, कोई और बनवाते, कोई पुलिया बनवाते, कोई नई नहर बनवाते। बहुत साल से नई नहरों की खुदाई नहीं हुई है। पुरानी नहरें जो जिनको हर साल गर्मी जब पानी नहीं हुआ करता था, बारिश का टाइम नहीं होता था, उसके पहले उनको गहरा किया जाता था, उनकी मिट्टी निकाली जाती थी, नाले जो बहते थे, एक नदी का छोटा रूप मान लीजिए ग्रामीण इलाकों में, उनकी गहराई बढ़ाई जाती थी, तालाबों की गहराई बढ़ाई जाती थी। मेरे खुद के गांव में 3 तालाब हैं, और वो तीनों सूखे हो गए, बिल्कुल बराबर आ गए, करीब करीब ऊंचे हो गए वो, और तालाब में पानी नाम की चीज ही नहीं है। उन तालाबों के कारण गांव का पानी का स्तर बहुत अच्छा होता था, हाई लेवल, उसका लेवल बहुत ऊंचा होता था, उनके कारण गाय भैंसों को बहुत मदद मिलती थी। लेकिन वो सारे काम बंद है। अगर ये 80 करोड़ लोगों को अगर इन सारे प्रोडक्टिविटी वाले काम में लगाया जाता, इस तरह के मतलब विकास के कामों में, और ये सारे तालाब गहरे करा दिए जाते, कुएं जो बंद है उनको खोल दिया जाता, नहरें बना दी जाती, पुरानी नहरों को गहरा करके चौड़ा कर दिया जाता, पुराने तालाबों जो नाले बहते, नाले का मतलब गंदे नाले नहीं, पानी वाले नाले, उनकी गहराई फिर से बढ़ा दी जाती, उनको चालू कर दिया जाता, तो उससे कुल मिला के सिंचाई विचाई की व्यवस्था अच्छी होती, बिजली का खर्चा थोड़ा कम हो जाता, और पानी का लेवल अच्छा हो जाता। वो सारा काम करने, दूरदृष्टि से वो सारा काम करने के बजाय मुफ्त में बैठ करके अनाज अब क्यों खिला रहे हैं आप? मुफ्त खोर क्यों बना रहे हैं अपने, जो आप इतनी बड़ी आबादी को, और उनको नकारा क्यों बना रहे हैं? कल को जब आप अनाज देना बंद करेंगे, अचानक उनको जब काम करना पड़ेगा, काम करने की आदत उनकी छूट गई है पिछले 5-7-8 सालों से या 10 सालों से, तो जब वो दोबारा काम करने जाएंगे तो क्या वो काम करने लायक रहेंगे? क्या तब वो फावड़ा चला पाएंगे? क्या तब वो हल चला पाएंगे? क्या तब वो गड्ढे खोद पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भारत देश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के गरीबों का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ चुनाव और वोट से मतलब है, और उसके लिए ये सारी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये अपने आप में बहुत अजीब सिचुएशन है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जिसके जिक्र आप कर रहे हैं कि सिस्टम में जो जाके काम होता है,
ये सारे मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती के तौर पर हमेशा ये चीज़ें रहती थी कि किस तरह से वो अपने काम को कन्वर्ट करेंगे गुड आउटपुट में और लोग उन्हें उनकी तारीफ करेंगे। मंत्री के मन में ये रहता था हमेशा कि मेरे बिल्कुल। अच्छे काम की तारीफ की जाएगी, लोग मुझे याद रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रक्चर आगे कैसे मैं मैं दर्शकों के लिए खाली बता देता हूँ। अभी मैं 2 दिन से एक वो पढ़ रहा हूँ एक किस्सा कि नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम में कश्मीर का सवाल आ गया और कश्मीर के सवाल पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि पाकिस्तान ने कोशिश किया कि सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाए। उस समय कुछ कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे शुरुआती दौर में, बाद में तो नरसिम्हा राव जी ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन शुरुआती दौर में अच्छे नहीं थे। तो वहां के सवाल को उठा करके पाकिस्तान ने कोशिश की कि सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाए और कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के साथ आ जाए। उस वक्त राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे और वो बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने उनसे कहा कि आप ईरान जाइए और ईरान जाकर के वहां पर यहाँ की स्थिति के बारे में बता के आइए। और दिनेश सिंह जी फिर ईरान गए, वहां के अपने विदेश मंत्री के, ईरान के विदेश मंत्री को उन्होंने यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया और अंत में ईरान फिर पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बल्कि वो उससे पीछे हट गया। तो मंत्री लोग काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से। मैं भाजपा सरकार की बात भी कर रहा हूँ। सुषमा स्वराज का आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। उस समय जब किसी देश में कोई हमारे लोग फंस जाया करते थे, वो आगे बढ़ के खुद पहुंच जाया करती थी, आगे बढ़ करके काम करके दिखलाती थी। पहली सरकार में मोदी जी इतने बड़े तानाशाह नहीं बन पाए थे, लेकिन और सुषमा स्वराज वगैरह जैसे सीनियर लोग थे, जेटली जैसे सीनियर लोग थे, तो वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद की दूसरी सरकार के बाद से तो हालत ये हो गई है कि किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं बची है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र इनको पसंद नहीं है, लोकतंत्र इनको चाहिए भी नहीं, इसलिए इनको ये सूट करता है। जी विनीता जी। जी सर, बहुत गंभीर मुद्दे थे ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।